तो लीजिए, सारी अटकलों पर विराम लग गया। सीपी राधाकृष्णन होंगे एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार। जगदीप धनखड़ के औचक इस्तीफे के बाद एनडीए के घटक दलों ने बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व को अगला नाम चुनने की जिम्मेदारी दी थी। 15 दिनों का मंथन और 17 अगस्त को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने महाराष्ट्र के मौजूदा राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन के नाम का ऐलान किया। जानकारों ने कहा, कई नामों पर विचार किया गया था, लेकिन समीकरणों के हिसाब से राधाकृष्णन का नाम सबसे फिट बैठा। अंतिम मुहर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगाई। लेकिन सीपी राधाकृष्णन किन समीकरणों पर फिट बैठे, उन पर आगे बात करेंगे। पहले उनके बारे में जान लेते हैं। चंद्रपुरम पोन्नुस्वामी राधाकृष्णन का वास्ता तमिलनाडु से है। 20 अक्टूबर 1957 को तिरुपुर में जन्म उनका हुआ। 16 साल की उम्र में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में वो शामिल हुए और वहां से गए जनसंघ में। समय बदला, जनसंघ बदला, अब राधाकृष्णन भाजपा से जुड़े। कोयंबटूर लोकसभा सीट से लगातार 2 बार चुनाव जीते, 1998 और 99 में। बीजेपी के लिए हमेशा से मुश्किल क्षेत्र माने जाने वाले पश्चिमी तमिलनाडु में उन्होंने काफ़ी मेहनत की। नतीजा ये कि 2004 में राज्य बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए। 2007 तक इस पद पर वो रहे और फिर राष्ट्रीय कार्यकारिणी का हिस्सा बने। विपक्षियों ने उन्हें हमेशा गलत पार्टी में सही इंसान की संज्ञा दी। दक्षिण का अटल बिहारी वाजपेयी कहा। उनके व्यवहार और मिलनसार व्यक्तित्व की खूब प्रशंसाएं होती रहीं। हालांकि कुछ विवाद भी उनके हिस्से आए। फरवरी 2023 में उन्हें झारखंड का राज्यपाल नियुक्त किया गया। राज्यपाल बनते ही वो राज्य का दौरा करने लगे। कहने लगे कि उनका उद्देश्य केंद्र और राज्य सरकार के बीच पुल बनाना है, लेकिन राज्य की हेमंत सोरेन सरकार ने उनके ऊपर कामकाज में दखल देने के आरोप लगाए। एक समानांतर सत्ता चलाने के भी इल्जाम उन पर लगाए गए। साल 2023 में ही जब तमिलनाडु मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के बेटे और मंत्री उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म को खत्म करने की बात कही, तो सीपी राधाकृष्णन ने भी निशाना साधा था। कहा था, जो भी हिंदू रीति रिवाजों को खत्म करने की कोशिश करेगा वो खुद खत्म हो जाएगा। उन्होंने उदयनिधि को एक ऐसा बच्चा बताया था जो अपने कद से कहीं अधिक बड़े मुद्दे में दखल देने की कोशिश कर रहा था। झारखंड के बाद जुलाई 2024 में राधाकृष्णन महाराष्ट्र के राज्यपाल बनाए गए और अब उनके हिस्से आई है उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी। ये तो हो गई ब्रीफ जानकारी उनके बारे में। अब बात करते हैं उन समीकरणों की जिनके आधार पर ये उम्मीदवारी तय की गई। हमारी नजर पड़ी इंडिया टुडे में छपे वरिष्ठ पत्रकार टीएस सुधीर के लेख पर। उसमें से कुछ खास बातें आपको बताते हैं। जगदीप धनखड़ कांग्रेस में रहे और जनता दल में भी, जबकि राधाकृष्णन हमेशा से संघ परिवार का हिस्सा रहे। धनखड़ एपिसोड के बाद बीजेपी अब किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहती है। राधाकृष्णन की उम्मीदवारी बीजेपी की लुक साउथ पॉलिसी का हिस्सा है। बीजेपी हिंदी बेल्ट की पार्टी होने का टैग हटाने के लिए बेताब है। राधाकृष्णन उसी ओबीसी समुदाय से आते हैं जिससे तमिलनाडु के 2 बड़े चेहरे पलानीस्वामी और अन्नामलाई आते हैं। बीजेपी का मानना है कि राधाकृष्णन की उम्मीदवारी से उसे तमिलनाडु में चुनावी फायदा हो सकता है। संभवतः बीजेपी ने इस उम्मीदवारी के बारे में पहले ही डीएमके के नेताओं को बता दिया था। उपराष्ट्रपति के चुनाव में इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवार से यदि डीएमके खुद को अलग कर लेती है तो ये बीजेपी के लिए बड़ी जीत होगी। आपको मालूम ही है कि भारत के अगले उपराष्ट्रपति का चुनाव 9 सितंबर को होना है। राज्यसभा और लोकसभा के सांसद वोट डालेंगे इसमें। हमने अपने 23 जुलाई के शो में इस पूरी प्रक्रिया के बारे में विस्तार से बताया था। उसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में दे रहे हैं।